अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना। फाइनेंशियल एसेट्स हो गए थे पूरे। चैप्टर में आए पेज 3 पे। पेज 3, चैप्टर में पेज 3 टॉप। फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासेस, फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासेस। फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासेस वो फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी हैं। 3 क्लासेस, अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। और वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। और आगे फिर उनकी इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर ली। फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लास बाय डिफॉल्ट अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है। सेम कैलकुलेशन, सब कुछ सेम है, बस नाम बदल जाएंगे। वहाँ इंटरेस्ट इनकम थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलना होता था, यहाँ पर पे करना हुआ पड़ेगा। तो बिल्कुल वही सारी कैलकुलेशंस हैं। तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बाय डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन है अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, एक्सेप्ट ये पेज के टॉप पे, एक्सेप्ट हो सकता है कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी जो मैनेजमेंट ने इस लायबिलिटी की पैदाइश पे कसम खा ली हो कि इसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे, तो फिर वो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है। ये पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे होंगी। पहली लाइन में बोल्ड भी किया हुआ मैंने अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, पेज 3 टॉप, पहली ही लाइन अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट मैंने बोल्ड भी किया हुआ है। फाइनेंशियल लायबिलिटीज बाय डिफॉल्ट अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे होंगी, एक्सेप्ट नंबर ए वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल पे रखनी है। ये कुछ ज़्यादा होती नहीं है, डेरिवेटिव एक चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पर हुआ करेंगी। बी वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज जो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, ये भी अगली क्लासेस में आएगी बात। कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ये अगली क्लासेस में आएगी बात। फाइनेंशियल गारंटी, इसका मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है, ना ही कहीं आगे इस्तेमाल हुआ है। वो हाई लेवल की चीज़ होगी तो होगी। डी मुझे कुछ नहीं पता। ई ये कंसोलिडेशन में पढ़ाऊंगा, कंटिंजेंट कंसिडरेशन, ये वहाँ होगी इस्तेमाल। ये भी फेयर वैल्यू पे ही होती है। कंटिंजेंट कंसिडरेशन लास्ट पॉइंट, ये हम लोग पढ़ेंगे वहाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन में। तो ये भी फेयर वैल्यू पे होती है, कंसोलिडेशन में होगी है। तो मेनली फाइनेंशियल लायबिलिटीज में रह गई अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, और कोई अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल पे हो तो हो, वरना बाय डिफॉल्ट अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट। और ये जो बी है, ये मैंने आपको कहा है अगले कुछ लेक्चर्स में डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन हो गई अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट। इसी पेज पे आए नीचे, इनिशियल मेजरमेंट कि फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट क्या है। इसी पेज पे तकरीबन मिड ऑनवर्ड, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाली है तो फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल वाली है तो लायबिलिटी की फेयर वैल्यू। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू क्या होगी? वही डिवेंचर्स जो हम इशू कर रहे हैं, तो जो खरीदने वाला उसको फेयर वैल्यू देख रहा था, वही हमारे लिए फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी होगी। वही डिवेंचर्स, उन्हीं की वही फेयर वैल्यू। कल तक हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, आज उसको इशूअर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, तो वही उन्हीं डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्यों? एसेट में तो प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, लायबिलिटी कम हो रही है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाँ, फाइनेंशियल एसेट खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पैसे जा रहे हैं, तो दोनों ही कैश आउटफ्लो है, इसलिए दोनों प्लस हो रहे हैं। डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन इशू करने पे खर्चा आ रहा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पैसे जा रहे हैं, इसलिए नेट है।
इसलिए नेट है कि नेट हमारे पास कितने पैसे हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की इनिशियल मेजरमेंट अगर एमोर्टाइज कॉस्ट पे होनी है तो फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L होनी है तो बस फेयर वैल्यू। फिर इसके अलावा नहीं, इसमें नहीं है। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाएं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, मिड ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज। पहली क्लास है एमोर्टाइज कॉस्ट वाली। सेम वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने पीछे उधर फाइनेंशियल एसेट में लिखी थी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड पे रिकॉर्ड होगी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यूज़ करके इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, डी रिकग्निशन पे कोई गेन लॉस हुआ तो P&L हो जाएगा। ये वही बातें लिखी हुई हैं। और फेयर वैल्यू थ्रू P&L अभी रहने दें, एक सवाल पहले एमोर्टाइज कॉस्ट का कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आए सेट 1 में। अच्छा, ये बिल्कुल एमोर्टाइज कॉस्ट जो है ना, ये बिल्कुल फाइनेंशियल एसेट जैसा ही है। सेम टेबल बनेगा। टेबल का स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट। हाँ, इनिशियल मेजरमेंट वाली अमाउंट। इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट लगा के जो आंसर आता था वो इंटरेस्ट इनकम थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और वो लायबिलिटी क्रेडिट। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो वहां पर रिसीव होता था, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। यहां पे होगा लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। तो बिल्कुल सेम वर्किंग, सारा कुछ सेम है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर दें तो अच्छी बात है। किसी को मौत पड़ती हो तो सोल्यूशन देख ले, वरना कर दें तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आप ही कर दें। सेट 1 में हूं मैं अभी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आप ही कर दें। ये मैंने मुख्तलिफ वैरायटियां डाली हुई थी। एक में जीरो कूपन भी डाल दिया था, एक में कैश फ्लो डिफरेंट कर दिए थे, एक में सेम कर दिए थे। तो ये मुख्तलिफ वैरायटियां डाल दी थी मैंने। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 सारा आप लोग अभी सॉल्व कर दें, क्योंकि सारी वही एमोर्टाइज कॉस्ट वाली कैलकुलेशन है। एमोर्टाइज कॉस्ट है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो एसेट्स की है ना? नहीं, लायबिलिटी नहीं। लायबिलिटी में फेयर वैल्यू थ्रू OCI नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 कर दीजिए आप लोग अभी। वालेकुम अस्सलाम। हमने फीडबैक फॉर्म चेक किया था, उसमें वो 2-3 लोगों ने फीडबैक भी दिया, तो फिर आप लोग ये फॉर्म पे करते हैं? नहीं चलता है। क्यों, ऐसा क्या लिखना है आपने?
अच्छा, फॉर्म भर दिया तो सवाल करना यार, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 करें। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, क्यों? नहीं, वर्किंग तो है ना। इतनी देर का नहीं है क्वेश्चन 8।
हाँ जी, हाँ भाई कितना अर्सा लगेगा? कितना अर्सा लगेगा मैंने कहा? कूपन रेट लगता है फेस वैल्यू पे, तो जो पहले वाले बॉन्ड्स हैं उनमें कूपन रेट दिया हुआ है, फेस वैल्यू पे ही लगेंगे। दूसरे में कूपन रेट एज सच नहीं है, बस कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बना दिए, तो हमने कैश फ्लोज में यही वाली अमाउंट लिख देनी है। और नंबर 3, इनको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं जिसमें कूपन कोई भी नहीं होता, तो इन्वेस्टर को क्या फायदा? इन्वेस्टर का सारा बस कैपिटल गेन नहीं होता है, यानी ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे। जैसे ये फेस वैल्यू 1 लाख रुपए थी, तो रिडेम्पशन पे 1 लाख ही वापस मिलेंगे, लेकिन इस इन्वेस्टर ने दिए पैसे थोड़े होंगे, 75,000 दिए होंगे, तो उसका वो सारा 4 साल इंतजार करने का गेन सारा का सारा वो 25,000 है। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं। तो इन तीनों वैरायटियों में स्केड्यूल भी बना लिए होंगे, एंट्रीज भी 1 साल की बस कही थी मैंने। कोई एतराज़ परेशानी? चलें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें। इसमें मैं आपको इफेक्टिव रेट सिखा देता हूँ एहतियातन, पूछा जाता नहीं है वैसे ये, लेकिन पूछा जा सकता है, तो एहतियातन करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़िए। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू एक ही बात है। इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने को कहा जाता नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है, वो सिखा देता हूं। इफेक्टिव रेट जिन लोगों को कैलकुलेटर के ऊपर IRR निकालना आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई कैलकुलेटर पे CFA 1 लेवल पे IRR कैलकुलेटर पे ही निकाल देगा तो उसके नंबर कटने चाहिए। कैलकुलेटर के ऊपर IRR निकाल दें काफ़ी है। मुझे नहीं आता कैलकुलेटर पे, नहीं आता। आपको आता? नहीं, तो बच्चों वाला काम है। नहीं? अच्छा अच्छा, चले फिर वो लंबा वाला तरीका बता देता हूँ। जो इसके कैश फ्लोज हैं, कंपनी को शुरू में कितने पैसे मिलेंगे, कितने पे डिवेंचर इशू कर रहे हैं, ये मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 का इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना बता रहा हूं। जिन लोगों ने BFD पढ़ी हुई है या अभी पढ़ रहे हैं, IRR निकालने लगा। शुरू में कितने पैसे कंपनी को मिले, प्रीमियम ऑफ 10% पे इशू किए, यानी 55,000 रुपए पे। तो इनिशियली 55,000 रुपए पे इशू किए, फेयर वैल्यू भी यही होगी, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी इनकर की? 4% ऑफ 4% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू एक ही होती है। कितने बने? 2,000। तो इनिशियल अमाउंट बन गई 53,000।
जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या है? कूपन रेट 10% है, 5,000 कितने साल? 3 साल 3 साल। और कूपन कितना है? 10%। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो हो गया 5,000 और एंड पे कितने मिलेंगे? 5% प्रीमियम के साथ कितने? तीसरे साल वाला कूपन और 5% प्रीमियम के ऊपर पैसे वापस। ये कंपनी को इनिशियली नेट मिले हैं, ये कंपनी ने कल को टोटल पे करना है। इस कैश फ्लो का IRR निकालें तो वो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है इस कैश फ्लो का IRR। उसका तरीका मैनुअल ये होता है कि इसको रख लें आउटफ्लो और इनको रख लें इनफ्लो और कोई से 2 रेट ले लें। अच्छा, अब आप इसको आउटफ्लो और इनफ्लो का साइन भी बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन IRR जिस तरह कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंस में वो जनरली पहली फिगर आउटफ्लो और बाकी इनफ्लो होते हैं। उस आदत की वजह से बस आउटफ्लो इनफ्लो कह रहा हूं, वरना आप इसको इनफ्लो और बाकी को आउटफ्लो रख लें, कोई मसला नहीं है। कोई से 2 रेट एज्यूम कर लें, 5 कर लें, 10 कर लें, 5 कर लें, 12 कर लें, 7 कर लें, 12 कर लें और इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। जैसे एक मैं रख लेता हूं 5%। 5% पे इनकी पीवीज कितनी? इस 53,000 की पीवी तो 53,000 ही है। इसको करें 1 साल डिस्काउंट 5% पे, 4762। इसको करें 2 साल डिस्काउंट 4535। इसको करें 3 साल डिस्काउंट 4967 और इनका नेट टोटल कर लें। फाइव एट नहीं यार, 5896 नहीं हो सकता ऐसा। 5968 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। एक रख लें बेशक 10%, 12% रखना है 12% रख लें, 12 रख लेता हूँ चले। पहला वाला 53 हो गया। 5,000 को 12% पे 1 साल डिस्काउंट 4464। इसको 12% 2 साल डिस्काउंट 3986। इसको 12% 3 साल डिस्काउंट 40927 नेट टोटल -3623। हमने 2 डिफरेंट रेट्स पे प्रेजेंट वैल्यूज का नेट टोटल किया, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। और ये 2 रेट्स कौन से थे? कोई से भी हो सकते हैं, 5 और 8 कर लें, 10 और 15 कर लें, 12 और 15 कर लें, 8 और 12 कर लें, कोई से भी 2 रेट। इन दोनों रेट्स में से लोअर कौन सा? कमाल हो गया, शाबाश, जबरदस्त। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखें आसान सा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 5% लोअर रेट है और ये हायर रेट है, तो IRR का फार्मूला होता है लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट और दोनों रेट्स का फर्क। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। लोअर रेट हो गया 0.05, लोअर रेट पे NPV 5.05 प्लस 5968 डिवाइडेड बाय यही 5968 माइनस 3623 इनटू 7%। अच्छा अब ये देखिए, ये माइनस माइनस है, इसको सॉल्व करिए, क्या बन गया? नहीं पूरा माइनस माइनस तो प्लस बन ही गया पूरा 9.36%। ये है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट।
इससे 2 रेट और ले लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। जैसे मैंने पीछे इसको 5 और 10 पे सॉल्व किया हुआ है तो वो 9.2 बनता है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर निकालना पड़ा तो तरीका इनिशियल मेजरमेंट को अलग रख लें और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को अलग रख लें, साइन बदल दें। मैंने लिखा है इसको आउटफ्लो, इनको इनफ्लो लिखा है, कोई मसला नहीं, आप इसको इनफ्लो इनको आउटफ्लो कर लें, साइन का कोई मसला नहीं। बस ये ख्याल रखना कि इसका साइन और है, इनका साइन और है। अगर ये आउटफ्लो रखना है नेगेटिव तो इनको पॉजिटिव रखें, इसको पॉजिटिव रखना है तो इनको नेगेटिव रखें। इनिशियल मेजरमेंट की अमाउंट और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, इनका जब IRR निकालेंगे तो उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की मिसाल से मैंने बताया, ये फाइनेंशियल एसेट पे भी निकालना पड़ सकता है, वहां भी यही तरीका कि इनिशियल मेजरमेंट को एक तरफ रखें, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को एक तरफ रखें और उनकी 2 डिफरेंट रेट्स पे NPVs निकालें और इस फार्मूले में पुट कर दें तो वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। और पार्ट 20 के सोल्यूशन देख लें बस। मैं उम्मीद करता हूं कि अमॉर्टाइज कॉस्ट की कैलकुलेशन टेबल ये सब बच्चों वाला काम ही है। अगर कैलकुलेटर में करना हो आप कैश फ्लोस दिखा दें एक बार, फिर लिखें यूजिंग कैलकुलेटर इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू दिस, बस आंसर लिख दें। इसके पार्ट बी का आंसर देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैंने कहा पार्ट बी देख लें, सोल्यूशन ही देख लें। चलें ठीक है जी, डन। फेयर वैल्यू थ्रू P&L सिखाता हूं। फेयर वैल्यू थ्रू P&L सीख लें। फर्स्ट जनवरी 20 को एक मिसाल से समझा रहा हूं। 1 जनवरी 20 को डिवेंचर्स इशू किए, डिवेंचर्स की मिसाल ले रहा हूं और इनकी इनिशियल अमाउंट थी 52,500। फिर साल गुजर गया, ईयर एंड आ गया और अगर इनको फेयर वैल्यू थ्रू P&L में रखना है तो ईयर एंड पे, नाम से क्या लगता है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और जो गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ईयर एंड के ऊपर इन डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू थी 58,000। फेयर वैल्यू डिवेंचर्स लायबिलिटी की वही डिवेंचर्स हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। जब हम इन डिवेंचर्स को इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे तो वो एसेट की फेयर वैल्यू थी। जो डिवेंचर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उन डिवेंचर्स की जो फेयर वैल्यू है, उन्हीं डिवेंचर्स की वही फेयर वैल्यू इन्वेस्टर की नजर से देखें तो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट हो गई।
जिस कंपनी ने इशू किए हैं उसकी नजर से देखें तो फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी हो गई। गेन लॉस, गेन नहीं, ये लॉस है। कितना? 55। तो ये लॉस है, लायबिलिटी है ना, बढ़ गई तो लॉस है। तो इसको ईयर एंड पे अपडेट करेंगे और ये लॉस P&L में जाएगा। फिर अगला साल भी आ गया, ईयर एंड पे फिर से फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू हो गई 49,000, गेन लॉस। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम हो गई तो गेन है, तो 9,000 का हो गया गेन। 9,000 कहाँ जाएगा ये? P&L में, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अब इसमें थोड़ी सी साइंस आ गई। डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू में चेंज, फेयर वैल्यू अभी फिलहाल आपके लेवल पे, आपके लेवल पे ही आगे भी फिलहाल जब तक IFRS 13 नहीं पढ़ते मार्केट वैल्यू समझ लें। अदरवाइज फेयर वैल्यू सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं होती, IFRS 13 पढ़ना एक, लेकिन फिलहाल मार्केट वैल्यू। डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो रही है? कोई भी मिसाल? इंटरेस्ट रेट। क्या इंटरेस्ट रेट? हम तो कूपन, अगर हमने कहा हुआ है कि हम आपको हर साल 8% दिया करेंगे तो 8% दिया करेंगे। हाँ, हमारी डिबेंचर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ, मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, बढ़ गए, हमने लोगों को कहा हम 8% दिया करेंगे, मार्केट में बाकी लोग 15% दे रहे हैं तो हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू गिर जाएगी। या मार्केट में लोग 3% दे रहे होंगे, हमारे डिबेंचर्स 8% दे रहे होंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स कम ज्यादा हो गए। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल सही है। हाँ, कंपनी के हालात खराब हो सकते हैं, लोगों को लगेगा कि पैसा हमारा वापस ही नहीं कर सकते। मुल्की हालात हो सकते हैं, मार्केट में और अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, बाहर से पैसा आना, पैसा बाहर जाना हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इन बहुत सारे फैक्टर्स को मैं सिर्फ 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। मार्केट वैल्यू का कम ज्यादा होना इस वजह से कि कंपनी की औकात बदल रही है, या फिर बाकी सब फैक्टर्स। ये 2 बांट दिए। कंपनी के डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू में चेंज होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, इनको मैं 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। फेयर वैल्यू में चेंज कंपनी की औकात बदलने की वजह से। अच्छा, कंपनी की औकात बदलने से इस डिबेंचर के इन्वेस्टर को क्या फर्क पड़ेगा? जैसे कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए हैं और हर साल 8% देते हैं, तो कंपनी की औकात बदले, ज्यादा हो, बेहतर हो, खराब हो, इन्वेस्टर को क्या मसला? इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही टेंशन है कि मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। ये जो वो डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं ना, बचपन में सीखा है, तो वो डेटर्स में पैसा डूबने का जो रिस्क है वो क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट सेल की हुई है तो क्रेडिट, उधार का रिस्क है, तो इसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू में चेंज या तो हमारी कंपनी के क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से होगी, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से होगी। और इसको इंप्रूव करता हूं, किसी कंपनी में क्रेडिट रिस्क कम है, ज्यादा है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे वो टीवी के ड्रामों की रेटिंग्स होती है ना, या वो न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम्स की रेटिंग्स होती हैं, न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग्स होती हैं, तो उनके लिए एजेंसीज होंगी जो ये रेटिंग्स, इनको फार्मूले होंगे। तो इसी तरह से कंपनीज के क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करने की भी रेटिंग एजेंसीज होती हैं, और फिर वो रेटिंग अनाउंस भी करती हैं। जैसे इस फलानी कंपनी के बॉन्ड्स AA रेटेड हैं, AAA रेटेड हैं, A+ रेटेड हैं, A रेटेड हैं, B रेटेड हैं, इस तरह से इनकी रेटिंग्स होती हैं। और A B से बेहतर है, AA और बेहतर है, A+ बेहतर है। तो कंपनीज के डिबेंचर्स की क्रेडिट रेटिंग्स हुआ करती हैं। सारी कहानी फिर से कंक्लूजन, कंपनी के डिबेंचर्स, इशूड डिबेंचर्स, हम लायबिलिटी पढ़ रहे हैं, अभी हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किए हैं, पैसे लिए हुए, डिबेंचर इशू किए हैं। अगर कंपनी के डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू बदल रही है तो उसके बहुत रीजन हो सकते हैं, मैं सिर्फ 2 कैटेगरीज बना रहा हूं। या तो वो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से चेंज हो रही होगी, या फिर अदर फैक्टर्स की वजह से। तो इस लॉस, इस गेन को P&L में ले जाने से पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या ये या इसमें से कितना क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से है और कितना अदर फैक्टर्स की वजह से। जो कंपनी के अपने ही औकात बदलने की वजह से, उसको हम P&L में नहीं लेके जाएंगे। नाम फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू P&L में तब लेके जाएंगे जब मार्केट के हालात की वजह से गेन लॉस आएगा। अगर हमारी कंपनी ही के हालात बदल रहे हैं, उसकी वजह से जो गेन लॉस आ रहा है उसको हम एक्सपेंस इनकम नहीं कहेंगे। तो इस गेन लॉस में से वो पोर्शन जो कंपनी की अपनी क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से वो OCI में, उसके अलावा बाकी सब P&L में। जैसे अगर ये 2020 वाला मैं कहूं
कि 2020 में फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 2200 इज ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रेटिंग। और इसी तरह से 2021 वाले में कहूँ कि फेयर वैल्यू लॉस ऑफ जी होशोवास में लिख रहा हूँ इज ड्यू टू ब्ला ब्ला ब्ला। अब बताएं 2020 में और 2021 में P&L में कितना जाएगा? 2020 में कितना जाएगा? 3300 का लॉस P&L में जाएगा। 2021 में 10,600 का गेन P&L में जाएगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट रेटिंग से तो लॉस हो रहा था, हमारी क्रेडिट रेटिंग चेंज होने से लॉस था, लेकिन टोटल गेन है। इसको मैं ऐसे बताता हूं कि 2020 में हमारी रेटिंग की वजह से, रेटिंग चेंज की वजह से लॉस 2200 था, टोटल लॉस 5500 था, तो यकीनन अदर फैक्टर्स की वजह से 3300 होगा। 2021 में हमारी रेटिंग चेंज की वजह से लॉस था, लेकिन ओवरऑल फिर भी गेन था। तो ये जो ओवरऑल बना है इसमें कुछ हमारी रेटिंग चेंज की वजह से होगा, कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। तो अगर रेटिंग चेंज की वजह से लॉस था तो अदर फैक्टर्स की वजह से यकीनन गेन बनता है, तभी ये नेट करके 9,000 बना होगा। तो ये P&L में जाएगा, ये P&L में जाएगा, ये जाएगा OCI में, ये P&L में, ये OCI में, ये P&L। अब रहा मसला कि एग्जाम में, वैसे तो ये टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एग्जाम में क्या आपको ये दोनों तोड़ के बताए होंगे? तो अगर तोड़ के बताए हों, ये भी एक सवाल बनाया हुआ मैंने, और IAS की एक ओरिजिनल इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है जिसमें ये खुद कैलकुलेट करना पड़ा, उसका भी एक सवाल बनाया हुआ मैंने। तो पहले वो कर लेते हैं जिसमें ये तोड़ के खुद बताए हों, और फिर वो कर लेते हैं जिसमें आपको ये निकालना पड़े। जी, बढ़ेगी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी तो हमारे डिवेंचर्स का नाम बढ़ेगा, लोगों को पता लगेगा बड़े अच्छी रेटिंग है इनकी, इनमें पैसा लगा दो सिक्योर्ड होता है, डिमांड बढ़ जाएगी, बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 देखें, 10। हम लोगों ने लायबिलिटी को मेजर करना है फेयर वैल्यू पे, तो डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू बढ़ेगी, हमारी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस ही है। कोई बात नहीं, हमने इसको फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रख लिया है, तो अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, पहले तो पेज 5 के ऊपर, पहले तो पेज 5 पे, चैप्टर में पेज 5 पे, चैप्टर में पेज 5 आखिरी डब्बा, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, इसकी सारी अंग्रेजी पढ़ लें। मैंने कल आपको ही किया था एक्सप्लेन, हाँ, तो इसलिए मैं बताता ही नहीं कि ये चीज़ें तो ऐसी है, फालतू सी है। ये ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लेवल का बना हुआ है स्टैंडर्ड, ये उन्हीं को सामने रख के बनाया गया है। तो इसमें काफ़ी सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे बड़ों को भी नहीं पता, क्योंकि बहुत हाई लेवल की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रांजेक्शंस की हैं। जितना तो थोड़ा बहुत समझ आता है वो बता देता हूँ कि अगर एक बैंक ने पैसे लिए हैं और आगे वो इन्वेस्ट किए हैं, बैंक करता ही है, बोरिंग की है, लैंडिंग करेगा, जिन पैसों को बोरो करके आगे लैंड कर रहा है, अगर इसका आपस में कनेक्शन है कि उसने वही पैसे जो बोरो किए और उन्हीं को फलानी जगह लगाना है, और अगर उसने एसेट्स को फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखना है, तो फिर वो चाहेंगे कि लायबिलिटी को भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखें, ताकि उन्हीं
कि पैसे का इन्वेस्ट करना फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में जाए और उन्हीं पैसों की लायबिलिटी का फेयर वैल्यू गेन लॉस भी P&L में जाए। अगर ऐसा नहीं कर रहा होगा तो उसको कहेंगे अकाउंटिंग मिसमैच हो गया। उस बैंक की मर्जी पॉलिसी, बैंक की पॉलिसी है कि वो जिसको मर्जी जिस क्लास में रखे, क्योंकि स्टैंडर्ड ने तो क्लासेस बताई है ना। अब बैंक की मर्जी है कि उसको फेयर वैल्यू P&L में रखना है कि नहीं रखना है। हाँ तो फिर तो P&L नहीं आ रहा ना, मतलब फिर मिसमैच नहीं है ना। जी जी, किस OCI वाले को? इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो फिर वो बाद में डाल देंगे रिटेन अर्निंग में, क्योंकि स्टैंडर्ड ना जब किसी चीज आइटम को किसी रिजर्व में लेके जाता है तो अक्सर स्टैंडर्ड में लिखी होती है बात कि बाद में अगर विद इन इक्विटी ट्रांसफर करना है तो आपकी मर्जी है। ये पढ़ लेना पेज 5, इसीलिए क्या पढ़ लें। और कौन कह रहा है? क्या जी? रिक्लासिफिकेशन पढ़ाना है अभी? कौन सी रिक्लासिफिकेशन? वो तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला था, और वो भी फाइनेंशियल एसेट्स, वो जो दूसरे की लायबिलिटी है। तो नहीं वो और पूछ रहे। आप उसकी जवाब, उसके बाद का जवाब दे रहे हैं। हाँ रिक्लासिफाई करते थे सारा। हाँ जब एंड पे खत्म कर देंगे P&L में नहीं लाना, रिटेन अर्निंग में जाना है। पेज 5 पढ़े ना, लिखा हुआ है सारा। क्योंकि इसमें ऐसा फेयर वैल्यू थ्रू OCI क्लास नहीं है ना, वो तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI एक क्लास थी। उसमें जितना भी OCI के थ्रू गेन गया हुआ था सारा का सारा P&L में लाना था, लेकिन वो भी तब अगर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स थी। तो यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू OCI कोई क्लास नहीं है, क्लास फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। सिर्फ गेन लॉस का एक पोर्शन है जो हम P&L में ले जाने के बजाय OCI में लेके जा रहे हैं बस। और ये जो OCI में जाके किसी रिजर्व में जाएगा, ये बाद में कंपनी की मर्जी है, उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करना है तो कर दे। पेज 5 के आखिरी वाला डब्बा कहाँ है, पढ़ ले। अच्छा, इसमें अब आपको कल भी मेरा ख्याल है पढ़ा नहीं था डब्बा शायद, आखिरी बुलेट पॉइंट में मैंने एक बात लिखी हुई है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ये मैंने फाइनेंशियल एसेट्स में भी कल ये बात की थी आखिर में, और अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L है। तो इसमें जितना इंटरेस्ट फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की लायबिलिटी है, यानी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, अगर क्लास फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो क्या काउंटिंग होगी? फाइनेंशियल एसेट्स दूसरे की लायबिलिटी यानी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो क्या करेंगे? हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, गेन लॉस P&L में जाएगा, और जो इंटरेस्ट कूपन मिलेगा वो सीधा सीधा इंटरेस्ट इनकम होगा, क्योंकि ना कोई इफेक्टिव रेट से ना कोई मॉर्टेज कॉस्ट वाला टेबल। यही बात अगर इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, यानी वो कंपनी जिसने डिबेंचर इशू किए उन्हें, अगर उन्होंने तय की है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो क्या काउंटिंग होगी? हर साल फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, गेन लॉस OCI या P&L में जाएगा, और वो जो हम कूपन दे रहे होंगे वो सिंपली इंटरेस्ट एक्सपेंस है। ये जो मैंने बिल्कुल आखिर में ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है ना, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाले डिवेंचर्स हैं, लेकिन ये डिवेंचर इशू ही 1 सितंबर 20 को किए थे। लोगों को कूपन तो देना था अगले साल जाके, अभी ईयर एंड आ गया हुआ है, तो उन 3-4 महीने का जितना इंटरेस्ट बनता है वो सिंपल बचपन की अकाउंटिंग वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक्रूड इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल आखिर में ब्रैकेट में लिखी हुई है बात, कि अगर बीच में साल पूरा नहीं हुआ और ईयर एंड आ गया तो इस तरह से इंटरेस्ट गुजरे हुए महीनों का एक्रू किया जाएगा। ये भी चूंकि वही है ना मॉनेटरी, तो इनका भी एक्सचेंज अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का टेबल अगर इसमें भी IAS 21 मिक्स हो जाए तो बिल्कुल कल वाले जैसा ही बनेगा। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 पे आए, बल्कि नहीं, पहले मैं चूंकि ये एक ही सवाल बनाया हुआ है मैंने, तो ये आप अभी खुद करिएगा, उससे पहले सामने बोर्ड पे प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, उसमें जितना हमारी क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड होगा फेयर वैल्यू गेन लॉस, क्योंकि जब हम फॉरेन करेंसी को करते हैं तो चूंकि मॉनेटरी आइटम्स हैं, तो मॉनेटरी आइटम्स का तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस जाता ही P&L में है ना, तो इसमें भी P&L में ही जाएगा। क्रेडिट रेटिंग की चेंज की वजह से जो है वो OCI में, बाकी जो भी फेयर वैल्यू गेन लॉस है चाहे एक्सचेंज गेन लॉस है वो P&L में जाएगा। पहले इस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस और बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। कौन?
बताता हूँ लिखें, बल्कि आप सवाल लिखें। फर्स्ट जनवरी 21 पे इनिशियल मेजरमेंट, टू द पॉइंट बस बातें बता रहा हूं इसी की प्रैक्टिस के लिए जो भी किया। फर्स्ट जनवरी 21 पे इनिशियल मेजरमेंट 46,000। फेयर वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 21, फेयर वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 21 49,500, 49,500 31 दिसंबर 22 की फेयर वैल्यू 57,000 और 2023 31 दिसंबर की फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 23 51,000, 31 दिसंबर 24 की फेयर वैल्यू 54,000। चलें, फेयर वैल्यूज ये काफ़ी हैं। उसके बाद लिखें फेयर वैल्यू गेन लॉस, फेयर वैल्यू गेन लॉस ड्यू टू चेंज इन, फेयर वैल्यू गेन लॉस ड्यू टू चेंज इन ओन क्रेडिट रेटिंग, अच्छा अब ये हर साल का अलग अलग बताऊंगा। 2021 का लॉस है 2500, 2022 में गेन है 3100, 2023 में लॉस है 1500, 1500 और 2024 में गेन है 1200, 1200। चलें, आपसे रिक्वायर्ड है इन चारों ईयर्स का कितना गेन लॉस पीएडएल में जाना है, कितना गेन लॉस ओसीआई में जाना है? जाहिर है फेयर वैल्यू थ्रू पीएडएल है पॉलिसी, तभी सवाल करा रहा हूं। तो इसमें आपने चारों ईयर्स में से पीएडएल में कितना जाना है गेन या लॉस, और ओसीआई में कितना जाना है गेन या लॉस।
जी 2021 में गेन फिर लॉस, लाइबिलिटी है, फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। लाइबिलिटी है तो 46 से बढ़ के 49,500 हो जाएगी, तो 2021 में आ जाएगा लॉस, 3,500 का लॉस। 2021 में क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड लॉस था 2500, वो जाना है ओसीआई में, तो बाकी 1000 लॉस ही P&L में जाना होगा। फिर 2022 में ये 49,500 से बढ़ के 57,000 हो गया, मजीद लॉस, कितना लॉस, 7,500 का लॉस, 7,500। और OCI यानी क्रेडिट रेटिंग की वजह से गेन है, 3,100 का गेन है। तो जाके नेट 7500 बनेगा। क्या ये OCI वाली फिगर निकली कैसे है? तो आई है, हाँ। ये आपने लॉस, ये तो न्यूमेरिकली हो रहा है कि डिफरेंस निकला। हाँ हाँ। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्यों आ रहा है? आप ये पूछ रहे हैं कि ये 3100 और 2500 कैलकुलेट कैसे हो रहा है, या ये पूछना है कि इसको OCI में क्यों डालना है? ये भी नहीं पूछना। अच्छा, फिर P&L के अंदर जितना OCI में गेन क्यों जा रहा है, ये गेन आ रहा है, उसकी चेंज होने, नेचर चेंज होने, नेचर नहीं, ऑन क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से। हाँ, तो फिर P&L के अंदर क्रेडिट रेटिंग चेंज होने की वजह से। हाँ, P&L के अंदर इतना ज्यादा लॉस क्यों है? कंपनी की क्या सिनेरियो ऐसा है कि इस पे ये इतना ज्यादा लॉस आ रहा है? अच्छा, ये लॉस ही क्यों आ रहा है? 10,000 से ये पूछ रहा हूँ मैं, ये क्यों आ रहा है? ये तो फिर अच्छा, मैं पहले चारों कॉलम लिख लूँ ना, फिर बताता हूँ। 23 में 57,000 से 51, 6,000 का गेन आ गया। अपनी क्रेडिट रेटिंग की वजह से लॉस है 1500 का, तो 7,500 का गेन हो गया। चौथे साल में अब ये 57 से कम होकर 54 पे चला गया, 3,000 का आ गया लॉस, गेन। अच्छा, 51 से 54 पे गया। और क्रेडिट रेटिंग की वजह से 1200 का गेन है, तो 4,200 का हो गया लॉस। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इतना सारा लॉस क्यों है अगर ये गेन था तो? ये पूछ रहे, मतलब एक एग्जांपल बता दें कि क्या हुआ था कंपनी के अंदर, ये यही पूछ रहे ना कि उधर गेन था तो फिर लॉस क्यों है? डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ जाना, हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, गेन है कि लॉस है? पहले ये गेन लॉस वाली बात क्लियर है। चूंकि लायबिलिटी की बात है और हमने उसको फेयर वैल्यू पे रखना है, तो फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो हमें लायबिलिटी और बढ़ानी पड़ेगी, तो लॉस वाली बात है। अच्छा, अब रही बात कि मार्केट वैल्यू क्यों बढ़ रही है। मार्केट वैल्यू इसलिए भी बढ़ सकती है कि मुल्की हालात अच्छे हो रहे हैं, सब लोगों के पास पैसा बढ़ गया,
क्योंकि वो महंगाई नहीं मतलब डाउन चली गई, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ गया, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो डिवेंचर्स की मार्केट वर्थ बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, फेयर वैल्यू बढ़ गई, तो इकोनॉमी के हालात हो गए। फिर इसके अलावा हो सकता है कि रियल स्टेट बैठ गया हो, बिजनेसेस बैठ रहे हो तो लोग वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ लगा रहे हो, ये भी फैक्टर हो गया। हो सकता है गवर्नमेंट इनकरेज करने के लिए मुख्तलिफ टैक्स बेनिफिट देना शुरू कर दे कि आप लोग पैसा लगाएं डिवेंचर्स के अंदर, ये भी एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा ये भी फैक्टर हो सकता है कि जिस कंपनी की हम बात करें, हमारी कंपनी, इसकी रेटिंग इंप्रूव होने लग गई और लोगों ने यहाँ के पैसे लगाने शुरू कर दिया कि इनकी रेटिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ पैसा हमारा महफूज रहेगा, तो भी फेयर वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई। तो अब ये 4-5 फैक्टर्स मैंने बताए हैं, ज़रूरी है चारों पांचों की डायरेक्शन एक ही हो, यानी अगर मुल्क के हालात अच्छे हो रहे हो तो हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी, मुल्क के हालात डाउन होंगे तो हमारी क्रेडिट रेटिंग भी डाउन होगी, नहीं। तो ये जो टोटल लॉस है ये सारे फैक्टर्स का कंबाइंड रिजल्ट है। लेकिन हो सकता है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग और अदर फैक्टर्स की डायरेक्शन फर्क हो, मुल्क के हालात खराब हो रहे हो, हमारी रेटिंग बेहतर हो रही हो, या फिर मुल्क के हालात अच्छे हो रहे हो, लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आ रहे हो, हमारी रेटिंग डाउन हो रही हो। तो ये चारों साल में जहां पर आपको अपोजिट साइन नजर आएंगे तो उसमें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और अदर फैक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन थी। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारी रेटिंग खराब हो रही है, मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, हमारी रेटिंग बेहतर हो रही है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। लेकिन जिसमें दोनों की सेम डायरेक्शन है तो कंपनी का भी पट्टा बैठ रहा है और मुल्क का भी हालात खराब हो रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारी रेटिंग चेंज होने की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है और ये बाकी फैक्टर्स की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये आपको अगर बहुत ज्यादा फिगर लग रही है तो इसका मतलब मुल्क के हालात का इफेक्ट ज्यादा था, हमारी रेटिंग का इफेक्ट डिफरेंट था। हम जो गेन आया उसको कंपेंसेट करने के लिए इसने ज्यादा लॉस डालेंगे, क्योंकि टोटल ये है, इस टोटल एंड रिजल्ट ये लाना है, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट करनी है हमने मजीद 7500, तो लायबिलिटी जब मजीद क्रेडिट करनी है तो अब हमारे पास डेबिट की गुंजाइश 7500 की है। अगर हमने 7500 से कम डेबिट करना है तो एक और डेबिट करना पड़ेगा, 7500 से ज्यादा डेबिट करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड यहां पहुंचना है। इसमें से ओसीआई में कितना जाना है ये कैलकुलेट किया जाएगा अलग से, जो मैं भी एक सवाल से दिखाता हूं। एक बार वो कैलकुलेट हो जाए कि ओसीआई में कितना जाना है, जैसे इस मिसाल के अंदर 7500 लॉस हो रहा है, मतलब लायबिलिटी क्रेडिट, ओसीआई में गेन हो रहा है यानी ओसीआई भी क्रेडिट। अब एंटी टैली कैसे करें? अब हमें एक डेबिट चाहिए होगा P&L 10,600, इसलिए वो इतना ज्यादा करना पड़ रहा है, वरना एंटी टैली नहीं होगी। तो फेयर वैल्यूज का सिंपली फर्क टोटल गेन लॉस है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा लॉस है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम करनी है तो गेन है। तो सबसे पहली चीज कि लायबिलिटी को कितना डेबिट क्रेडिट करना है, दूसरी चीज ओसीआई में क्या जाना है, फिर बैलेंस करके पता चलेगा कि P&L में क्या जाना है। हाँ जी, जाग रहे हैं? तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 आप कर दें, आप लोग अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 कर दें। हाँ जी, असली वाला डन। हाँ जी, कुछ नहीं पूछना, जिन्होंने भी किया है कुछ नहीं पूछना। समझ नहीं आया, ये भी नहीं समझ आया किया तो यही किया हुआ पीछे, और क्या है भाई? यहां मैंने 4 साल बनाए थे, वहां 2 बनाए हैं, बाकी तो वही है। यही किया हुआ है इसमें। मैंने जहां 4 साल की वैल्यूज बताई थी वहां 2 साल की बताई है बस। उसमें भी ब्रैकेट में जो बताया वो ये जो अलग से बताया था। हाँ जी, क्वेश्चन 10। इक्विटी कहां से आ गई? रिजर्व, वही जो ओसीआई में जा रहा है वो वहां जाके रिजर्व में जा रहा है। देखिए 2018 में ओसीआई का लॉस है, ओसीआई का लॉस है ना, तो रिजर्व में जाके एक डेबिट बैलेंस बन गया, नेगेटिव आ गया। और बैलेंस शीट में तो क्यूमुलेट होता है, 18 में लॉस था, 19 में गेन है,
अगर हम रिजर्व की बात करें तो 2018 में लॉस आया था कितना, 3000 का। मैं वो ओसीआई वाले की बात कर रहा हूं। तो 2018 में एक डेबिट बैलेंस आ गया, 19 में ये बीडी हो गया 3000, 19 में गेन आ गया 7000 का, ओसीआई क्रेडिट, तो अब सीडी जो है वो 4000 रह गया। तो ये रिजर्व्स में नेगेटिव आ रहा होगा, ये रिजर्व्स में पॉजिटिव आ रहा होगा। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10। हाँ जी, किसके बारे में? क्या नहीं बताया? हो ही जाएगी, क्यों नहीं होगी, अल्लाह खैर रखे, हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? नहीं, 9% कूपन रेट है तो हर साल पे हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा पे? 9% कूपन रेट है और कूपन रेट हर साल पे होता होगा तो हर साल हो जाएगा 9% पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 जिन्होंने भी किया है कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ना ऐसा है कि लाइबिलिटीज वाली बात खत्म, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 करा लूँ, फिर सेक्शन 2 पे जाऊंगा, सेट 2 पे। लाइबिलिटी वाली बात, ये जो 1200, 1500, 3100 है, ये टेस्ट तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में एक एग्जांपल है तो फिर टेस्ट हो सकता है। इसको एक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, काइबोर लाइबोर एक तरीका है, काइबोर लाइबोर तो लंदन इंटरबैंक होता है। तो उसके लिए जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, मैंने एक सवाल उसका बनाया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा के समझाता हूँ, और आज का आपका वही होमवर्क है, आप उस सवाल को खुद ट्राई करेंगे। मैं पूरा सवाल समझाऊंगा, बोर्ड पे नहीं करूंगा, मैं स्क्रीन से आपको चीज़ें समझाऊंगा, करेंगे आप उसको आज रात कल दिन जैसे भी, लेकिन करके आइएगा। कल फिर मसला पूछ लूंगा अगर आपको उसमें मसला हुआ तो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ लें, मैं स्क्रीन पे दिखा के ना उसमें चीज़ें डिस्कस करता हूँ आपसे, फिर करता हूँ ब्रेक मतलब 35 एंड करता हूँ। वो लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, क्लोज हो जाए, फिर 35 एंड करूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पढ़ लें। रेहान ये लगाना यार, मैंने आपने कोई सवाल नहीं पूछा यार, आपने सवाल नहीं पूछा कोई? कुछ नया पढ़ेगा, ये आपने क्या पे सारा कुछ पढ़ा हुआ है? ये जो भी कराने लगा मैं। अच्छा, चले सवाल तो पढ़े ना। समझ कुछ नहीं आया, चलो गुड। आठ 8% डिवेंचर्स कुछ अर्सा पुरानी बात है, इशू किए थे, और ये 31 दिसंबर 23 को फेस वैल्यू 1 लाख रुपए पे रिडीम हो जाएंगे। अभी इस सवाल का स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी 19, जिसमें इन डिवेंचर्स की फेयर वैल्यू 1 लाख थी। और ये ना बिजनेस वैल्यूएशन की एक बात है, जो लोग बीएफडी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, डिवेंचर्स की जो मार्केट वैल्यू निकली होती है ना, अजम्पशन ये है कि वो ऐसे निकली होती है कि मार्केट में सब लोगों ने बीएफडी पढ़ी होती है, सब लोगों को कैलकुलेशंस आती हैं, और उन लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की होती है, जो उस वक्त मार्केट में रेट चल रहा होता है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आती है, उतने पैसे वो हमारे डिवेंचर देने के लिए तैयार होते हैं। मार्केट वैल्यूज की अजम्पशन ये है, बीएफडी के अंदर एक टॉपिक है कि डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू ऐसे निकली होती है कि सारे इन्वेस्टर्स एक जैसे होते हैं, सब ने बीएफडी पढ़ा होता है, सबको डिस्काउंटिंग आती होती है, और वो इन्वेस्टर देखते हैं कि अगर आज हम इन डिवेंचर्स को खरीदें तो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज क्या मिलेंगे, उनकी वो डिस्काउंटिंग करते हैं। सबके सब एक जैसे लोग होते हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उस पर डिस्काउंटिंग करते हैं, जो आंसर आता है वो उन डिवेंचर्स की कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू क्या शो कर रही होगी कि उस वक्त जो लोगों का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में चल रहा है उस पे डिस्काउंट हुआ हुआ क्या, उन डिवेंचर्स के बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू बता रही होगी कि अभी इस वक्त से ऑनवर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस क्या रहते हैं,
उनकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट जो मार्केट में रेट चल रहा है। 1 जनवरी 19 पे मार्केट वैल्यू थी 1 लाख रुपए। ये आपको वैल्यूएशन नहीं टेस्ट होगी, ये मैंने वैसे लाल में सिर्फ लिखा हुआ है कि 1 जनवरी को मार्केट रेट 8% चल रहा था, ये लिखा हुआ है सवाल में। 1 जनवरी को मार्केट रेट 8% चल रहा था और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे, डिस्काउंटिंग का लेक्चर सुन लिया हो शायद, क्योंकि डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको। एनविटी डिस्काउंटिंग भी हो सकती है, सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग भी हो सकती है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं। 1 जनवरी 19 पे खड़े होके 19, 20, 21, 22, 23 ये 5 साल रहते हैं, हर साल कूपन और एंड पे रिडेम्पशन पार वैल्यू पे। ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं। मार्केट में इस वक्त रेट 8% चल रहा था, तभी मार्केट में इन डिवेंचर्स की वैल्यू इस वक्त 1 लाख रुपए ट्रेड हो रही थी। ये सवाल के पहले ही पैराग्राफ में नजर आ रहा है। ये पहले पैराग्राफ में जो लिखा है ना, ये वो है सवाल का पहला पैराग्राफ। अच्छा, इस वक्त जो काइबोर चल रहा था वो 5% था, वो जो स्टेट बैंक की तरफ से कंट्रोल होता है, काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, वो 5% चल रहा था। इस कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है? मैं इसको एक और जुमले को एक और तरह से बोलता हूं। मार्केट में बैठा हुआ इन्वेस्टर इस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए कैसे निकाल के बैठा है? फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को 8% पे डिस्काउंट किया, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करके 8% रिटर्न मिलेगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो उस वक्त लोगों की इस कंपनी से डिमांड 8% है। ये कंपनी की मार्केट वैल्यू 8% पे निकली हुई है। काइबोर 5 चल रहा था उस वक्त। तो जब काइबोर 5 चल रहा था, काइबोर आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में बैंक्स का एक बेस रेट होता है। जिस इशूअर का जितना ज्यादा रिस्क होगा, जैसे पता नहीं आपको आर्टिकल में का कोई एक्सपोजर मिला अब तक कि नहीं मिला, कोई लीज की असाइनमेंट की हो, कोई लोन की असाइनमेंट की हो, कोई सेक्शन लोन का सॉल्व किया हो, नहीं कुछ नहीं। चले मैं बता देता हूं। अगर बैंक ने लोन देना है और बैंक किसी कंपनी को लोन देने के लिए ऑफर करता है, हम आपको काइबोर प्लस 4% पे लोन देने को तैयार है, तो अगर उस कंपनी के हालात और माड़े हो जाएं तो काइबोर प्लस 4 पे ही उनको ऑफर होगा या ज्यादा होगा? तो वो जो काइबोर से ऊपर है वो उस कंपनी की औकात की वजह से। तो लोग अभी इस वक्त 1 जनवरी 19 को इस कंपनी के डिबेंचर से कितने रिटर्न डिमांड कर रहे होंगे? कैसे, क्या इंटरप्रिटेशन इसकी 8%? कि लोगों ने इस डिबेंचर की जो वैल्यू निकाली हुई है, जो लोग आज इस डिबेंचर को खरीदने जाग रहे हैं ना, जो लोग इस डिबेंचर को आज खरीदने के लिए 1 लाख रुपए देना चाहते हैं, वो 1 लाख रुपए कैसे कैलकुलेटेड है? फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट जो उस वक्त लोगों का इस कंपनी की औकात के मुताबिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। काइबोर उस वक्त 5 चल रहा था, लोग इससे 8% क्यों मांगना चाहते हैं? यानी इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की औकात ऐसी है कि उससे 3% लोग मांगने को तैयार है। इसको कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट। यानी अगर इस बिजनेस की रेटिंग परफेक्ट होती, कोई रिस्क ना होता, तो लोग इससे भी 5% डिमांड करते हैं। 8 क्यों कर रहे हैं? इसके रिस्क की वजह से। तो इस वक्त काइबोर और जो इस पर्टिकुलर डिवेंचर से मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं, उनका डिफरेंस निकाला गया। ये थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन जागते रहे। मैंने इस पे सवाल टेस्ट नहीं हुआ अब तक, लेकिन जो चीज़ भी स्टैंडर्ड की इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में है ना, वो टेस्ट हो सकती है। इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स में कोशिश ये की हुई है कि कोई एक आधी ऐसी हो जो बहुत ही ऊंची हो तो वो छोड़ दूं, वरना मैंने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सारे स्टैंडर्ड्स की उठा ली हैं। तो ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ही को मैंने चेंज करके सवाल की शक्ल दी हुई। टेस्ट नहीं हुआ अब तक, लेकिन हो सकता है। मार्केट रेट किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उस वक्त का लोगों का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और काइबोर का डिफरेंस लिया। ये क्या शो कर रहा होगा कि इस वक्त जो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग है, उसकी वजह से लोग इतना ज्यादा इससे और मांगेंगे। अभी इस वक्त जो क्रेडिट रेटिंग है, अब साल गुजार लेते हैं। 1 जनवरी से गुजर के आगे 31 दिसंबर तक आ जाते हैं। 31 दिसंबर तक पहुंचे तो इस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू हो गई, दूसरा पैराग्राफ, 95,972। इस कंपनी के डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू 1 जनवरी को जो 1 लाख थी, वो 31 दिसंबर 19 तक पहुंचते पहुंचते इतनी हो गई। गेन लॉस? नहीं, अरे गेन है कि लॉस है? फेयर वैल्यू इतनी थी, इतनी हो गई तो गेन है, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू कम है तो गेन है। तो कितना गेन हो गया? 4028। ये तो अभी पिछले सवाल तक किया है, गेन है।
अब हमने देखना है कि इसमें से कितना OCI में जाना है, ये सिखाने लगा हूं मैं। इस एग्जाम्पल में ये सिखाने लगा हूं कि पिछले सवालों में जो मैंने OCI की फिगर खुद दी होती थी वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सिखाने लगा हूं। वो देखते हैं ना, फेयर वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो ठीक है, वो कैश फ्लो भी बिल्कुल सही बात है, कम हुआ होगा, लेकिन हम तो बस फेयर वैल्यू की बात कर रहे हैं। फेयर वैल्यू इतनी थी, फेयर वैल्यू इतनी रह गई। यकीनन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो भी कम हुआ होगा, तभी तो फाइनेंशियल एसेट्स में भी वो कम हो रही थी फेयर वैल्यू हर सवाल में, उसकी वजह से भी यकीनन फर्क पड़ा होगा, गुड। लेकिन ये फर्क है तो फेयर वैल्यूज का फर्क ही ना, तो इसलिए ये गेन है। अच्छा, अब ये जो गेन है इसको तोड़ना है OCI और P&L में, जो पिछले 2 सवालों में कराने की कोशिश कर रहा था। सिखाने ये लगा हूं कि OCI की फिगर जो मैंने गिवन होती थी वो कैसे निकालनी है। साल गुजरा, साल गुजरने के बाद मार्केट में हो गई वैल्यू इतनी, ये ऐसे निकला हुआ, यानी अब लोगों की इस कंपनी से डिमांड कितनी है, 9.25। ये जो लोगों की डिमांड इस कंपनी से अब चेंज हो गई, क्यों चेंज हुई? मार्केट हालात भी हो सकते हैं, कंपनी की औकात भी हो सकती है। पिछले साल यानी इस साल के शुरू में लोगों की इससे डिमांड क्या चल रही थी, 8%, अब 9.25% है, ये मार्केट वैल्यू बता रही है। लोगों की इससे डिमांड कंपनी की औकात की वजह से भी चेंज हुई हो सकती है, मार्केट के हालात की वजह से भी चेंज हुई हो सकती है। अगर कंपनी की औकात चेंज ना हुई होती, अगर कंपनी की औकात चेंज ना हुई होती तो लोग साल के शुरू में कितना डिमांड कर रहे थे, 8%, अब भी कितना कर रहे होते, 8%। लेकिन कंपनी की औकात 8% नहीं शो कर रही थी, कंपनी की औकात स्पेसिफिक 3% था, 3% जो भी 8 था, कंपनी की औकात स्पेसिफिक उसमें से 3% था। काइबोर बढ़ना था तो वो तो रेट भी बढ़ना है। तो अब अगर 9.25% हो गया तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये 95,000 रुपए सारा का सारा मार्केट फैक्टर्स की वजह से चेंज है या कंपनी की औकात की वजह से भी है। इसको चेक करने का तरीका यह है कि अगर 31 दिसंबर 19 पे कंपनी की औकात चेंज ना होती तो क्या होता। सवाल में अगली लाइन, काइबोर कितना है, बल्कि उसी लाइन में 5.75, शुरू में कितना था, अच्छा शुरू में 5% था और कंपनी की औकात स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या था, 3%। ईयर एंड पे काइबोर 5 से 5.75 हो गया। अगर कंपनी की औकात ना बदली होती तो लोगों का इस वक्त रिक्वायर्ड रिटर्न पहले 5 था, तो कंपनी की औकात स्पेसिफिक 3% था, अब काइबोर 5.75 हो गया, तो 8.75 डिमांड कर रहे होते हैं ना। अगर कंपनी की औकात ना चेंज होती तो लोग इतना डिमांड कर रहे होते। जाग रहे हैं, पक्की बात है। बस हो गई तो मैं ब्रेक कर लेता हूं बीच में, मतलब क्लास तोड़ देता हूं मैं। ठीक है, करूं कंटिन्यू। 8.75 की इंटरप्रिटेशन ओके। अगर साल के शुरू को देखें तो उस वक्त कंपनी की औकात स्पेसिफिक फैक्टर 3% था। अगर अब भी उतना ही रहता तो लोगों का रिक्वायर्ड रिटर्न कंपनी से इतना होता। अगर इतना होता तो मार्केट वैल्यू क्या होती, ये कैलकुलेट कीजिए। कैसे? रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश, अब 4 रह गए। रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को इस रेट पे डिस्काउंट करके ये वैल्यू निकाली। अगर कंपनी की औकात चेंज ना होती तो अभी डिबेंचर्स की वैल्यू इतनी होती। पहले यहां तक पहुंचे फिर कंक्लूजन इसका निकालता। हाँ जी, पूछना है कुछ? हाँ ना, इसलिए तो मैंने कहा कि अगर, क्या हुआ? जी यार, अभी और मजीद अगर मत बनाना। हाँ क्यों नहीं है कंपेरेबल? सर वो 8 मतलब वो 5 कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के साथ है, वो 4 कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो से निकालता है, तो आप कैसे ये निकाल? अच्छा पहले ना इसको पूरा कर लूं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपको दिल को अजीब बात लग रही है ना, ये जितने टॉपिक बचपन में आज तक पढ़े ना, मैं उनमें भी आपको साबित कर दूंगा कि उनमें भी आपको लगना चाहिए था, लेकिन तब नहीं लगा ना, तो इसलिए अभी भी इस बात को इग्नोर करें। मैं एक बार ये बात पूरी कर दूं ना मैं एक बार ये पूरी कर दूं बात, फिर इसकी वजह बताता हूं। ये क्या फिगर है? 31 दिसंबर 19 पे मार्केट वैल्यू हो चुकी है 95, लेकिन अगर औकात ना बदली होती तो ये होती। तो अब अगर ये होती लेकिन हो इतनी गई है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो औकात बदलने की वजह से, वो OCI में जाएगा। इस 95 और इस 97 में जो डिफरेंस है ये औकात बदलने की वजह से।
और ये टोटल था, नहीं ये टोटल था सॉरी, तो इसमें से इतना औकात बदलने की वजह से बाकी P&L में जाएगा। ये 97 दोबारा बताऊं या ये आखिरी बात? 97 ठीक है। 97 वो वैल्यू होती अगर औकात ना बदली होती, लेकिन असल में इतनी है, तो ये मजीद फर्क क्यों आया? औकात बदलने की वजह से। वो OCI में जाना है, ओ से औकात, ओ से OCI, तो वो जो 1500 है ये OCI में जाना है। इस टोटल 4000 गेन में से इतना OCI में जाना है, तो बाकी P&L में जाना है। और इसी तरह से आगे 2020। अब 2020 की फिगर्स देखने के लिए पुरानी औकात नहीं कैरी करनी, अब 2020 के शुरू वाली औकात को लेकर आगे चलना है। अब 2020 के शुरू वाली औकात क्या है? यस 2019 हो गया क्लोज। अब 2020 को जब करना है तो 2020 की औकात रिवाइज करनी है। 2020 के लिए औकात ये 9.25 जो लोग इसे डिमांड कर रहे हैं, और ये काइबर। अब ये 2020 की औकात है, वही जो 2019 के लिए ऊपर कैलकुलेशन की है, अब 2020 में वो इसके हिसाब से होगी। अब 2020 भी एंड हुआ, और 2020 के एंड होने पे असल में मार्केट वैल्यू आ गई इतनी। लेकिन क्या होती अगर औकात ना बदलती? 20 वाले काइबोर में ये 3.5 इस्तेमाल किया और 9 पे फिर वैल्यू निकाली, और वो जो होती और जो है इनका डिफरेंस OCI। तो इस सवाल को आप लोग दोबारा अच्छी तरह देखिएगा, और फिर अगर पूछना हुआ तो कल मैं इस पर दोबारा कर लूँगा बात, ठीक है। ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल में डाटा था, मैंने तो खैर डाटा अपना लिया है और उसको सवाल की शक्ल दे दी। ये टेस्ट नहीं हुआ अब तक, लेकिन ये हो सकती है चीज़ टेस्ट। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में आखिर में कहीं है, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड आप? नहीं तो फिर नहीं, मैंने आपको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स की जो शक्लें अपनी बुक में डाल दी ना, वो उनको सवालों की शक्ल दे के इसमें डाला है, तो इसलिए ये पढ़ लें। चलो जी, लेक्चर 35 डन। हाँ जी, अच्छा एक मासूम सवाल ये है कि ये 1 लाख और ये 95,000 कंपेरेबल ही क्यों है? क्योंकि ये 1 लाख कैसे निकला था? 5 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी थी, ये 4 साल के कैश फ्लोज की है, तो उसने कम ही होना था, तो फिर ये कंपेरेबल ही क्यों है? बचपन की अकाउंटिंग में चलते हैं। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल, क्या तरीका होता है अकाउंटिंग का? अगर वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग तो पुरानी होती जा रही है, तो जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है उसकी ज़िंदगी का 1 साल और गुजरता जा रहा है, 1 साल और कम रहता जा रहा है, तो उनकी भी तो हम फेयर वैल्यू कंपेयर ही कर रहे होते हैं। 1 साल हो गई बिल्डिंग किराएदार ने यूज़ कर ली, तो बिल्डिंग की भी तो लाइफ कम ही हो रही होती है, वो भी तो साल के शुरू की और साल के एंड की फेयर वैल्यू कंपेयर हो रही होती है। तो वो भी तो जो 2020 के एंड पे निकली थी उसकी रिमेनिंग लाइफ शायद 22 साल रहती थी, अब जो 21 पे एंड पे निकली उसकी रिमेनिंग लाइफ 21 साल रह गई, अगले साल निकलेगी उसकी रिमेनिंग 20 रह गई होगी, अगले साल निकलेगी उसकी रिमेनिंग 19 रह गई होगी। तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही है। इसी तरह अभी हम इसको लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कल तक हम एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, तो उनमें भी तो डिबेंचर्स की फेयर वैल्यू ऐसे ही हो रही थी कि 1 साल में वो डिबेंचर्स रिमेनिंग लाइफ 10 साल वाले थे, अगले साल वो डिबेंचर रिमेनिंग लाइफ 9 साल वाले रह गए होंगे, तो उनकी भी तो हम फेयर वैल्यू निकाल रहे थे, तो कम भी हो सकती है डिस्काउंट रेट बदलने की वजह से, डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए। अभी ये 9% पे निकली हुई थी, हो सकता है अगले साल डिस्काउंट रेट 2% हो जाए। अब जब 2% पे करेंगे तो 1.25 लाख तक पहुंच जाएगा, तो इसलिए डिस्काउंट रेट की वजह से। ठीक है जी, लेक्चर 35%, ठीक है।